लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ यूएसडी 2,50,000 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। बेसिकली एक स्कीम लाई गई, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंस स्कीम मतलब रेमिटेंस, आपको पैसा रेमिट करना है। लिबरलाइज मतलब जिसके अंदर जो भी रेगुलेशंस थी या जो भी गाइडलाइंस है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया, ताकि ये चीज को क्या करा जा सके, प्रमोट करा जा सके। ठीक है, सो under the revised liberalized remittance scheme, the Reserve Bank of India has given resident individual freedom to make remittances for permitted purposes without specific limit for the various purposes। कि आपको सिर्फ एक लिमिट क्या कर दी गई, डिफाइन कर दी गई, आपकी पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी गई। ठीक है, तो आपके ऊपर लिमिट क्या लग रही है, 2,50,000 कि अब 2,50,000 की एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोथ करंट एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन जो कि हमें क्या करी है, परमिट करी गई है, उसके लिए क्या कर सकते हो, रेमिटेंस कर सकते हो। ठीक है, जो उसके बाद जो ये स्कीम है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, कॉर्पोरेट्स, इन पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट एटसेट्रा, इन सबको ये क्या है, स्कीम परमिटेबल नहीं है। तो ये स्कीम सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉर द परमिटेड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस यूएसडी 2,50,000 की ट्रांजेक्शंस की रेमिटेंस कर सकता है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, उसके बाद एक माइनर जो है बंदा, माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी एलआरएस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, बट अगर एक माइनर एलआरएस स्कीम के अंदर रेमिटेंस करना चाहता है तो जो भी वो रेमिटेंस कर रहा है वो जो भी उसका गार्डियन होगा वो क्या करेगा, उसको काउंटर साइन करेगा कि हाँ मैं भी, क्योंकि माइनर अपने बेसिस पर डिसीजन नहीं दे सकता क्योंकि वो 18 साल से भी उसकी एज कम है, तो गार्डियन के भी उसके अंदर क्या लगते हैं, साइन लगते हैं। उसके बाद जो भी रेमिटेंस फैसिलिटी है इसको कंसोलिडेट करा जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर। बेसिकली सपोज आप एक फैमिली लेते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर सपोज 3 मेंबर्स हैं, ओके, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, तीनों की इंडिविजुअल लिमिट्स कितनी होगी, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके। बट सपोज यहाँ पे पर्सन ए है, बी है, सी है, हमारी फैमिली का नाम है एबीसी फैमिली, ओके। ये दीज ऑल आर इंडिविजुअल्स एलआरएस स्कीम के अंदर ये क्या करना चाहते हैं, अपनी रेमिटेंस करना चाहते हैं। तो सपोज ये अब क्या कर सकते हैं, 2.5 लाख की अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये लोग सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इस लिमिट को कंसोलिडेट करा जा सकता है, मतलब इसको लिमिट को बनाया जा सकता है 7.5 लाख, एंड एक ही फैमिली मेंबर क्या कर सकता है, डायरेक्ट 7.5 लाख की पेमेंट कर सकता है। इस चीज की क्या दी गई है, हमें परमिशन दी गई है, कंसोलिडेशन की परमिशन है, बट कंडीशन क्या है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्कीम की वो क्या करी गई हो, फुलफिल करी गई। ठीक है, इस चीज को कंसोलिडेशन करना भी कहते हैं और इस चीज को क्लबिंग करना भी कहते हैं। बेसिकली हमने क्या कर दिया, चीजों को उठा के उसको क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया। उसके बाद however the clubbing is not permitted by the other family members for capital account transactions। ठीक है, कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस होगी, लाइक हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। अगर तो ये तीनों के तीनों मेंबर्स, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, सिर्फ एग्जांपल के पर्पस हम 3 मेंबर्स ले रहे हैं, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। अगर ये 3 मेंबर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी, अकाउंट खोलना, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी परचेज करना, उसके को-ओनर्स नहीं बनते हैं, तो उस केस के अंदर ये क्लबिंग अलाउड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, ठीक है, आपने सपोज प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी एक्स, ओके, प्रॉपर्टी एक्स खरीदनी है, तो अगर उसके ओनर जो होंगे वो बनने वाले हैं ए, बी एंड सी, तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, क्लबिंग कर सकते हो। बट अगर जो इसके ओनर्स हैं वो ओनली ए बनने वाला है तो ये क्लबिंग अलाउड नहीं है, को ओनर्स का होना उस केस के अंदर बहुत जरूरी। ठीक है, उसके बाद a resident cannot give to another resident in foreign currency for the credit of latter's foreign currency account held abroad under the LRS। बेसिकली एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को फॉरेन एक्सचेंज गिफ्ट कर सकता है, बट वो कब नहीं कर सकता, जब वो पैसा उसके फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर जा रहा हो। So a resident cannot give to another resident in foreign currency for the credit of latter's foreign currency account held abroad under LRS। Basically D and E are 2 residents। ठीक है, E का क्या है, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट अंडर स्कीम LRS। ठीक है, तो D उसको पैसा या फॉरेन करेंसी गिफ्ट नहीं कर सकता अगर ये पैसा इसके अंदर क्या हो रहा हो, क्रेडिट हो रहा हो। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब था। उसके बाद all other transactions which otherwise are not permissible under FEMA and are those in nature of remittance for the margin or margin cost overseas exchanges overseas counterparties are also not allowed। बेसिकली क्या कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो FEMA के अंदर अलाउड नहीं है या जिनके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, वो ट्रांजेक्शन आप LRS के थ्रू नहीं कर सकते, उसको आपको अलग से विदाउट द बेनिफिट ऑफ द LRS स्कीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
कुछ परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी है जो आप एलआरएस स्कीम के अंदर कर सकते हो? आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हो किसी बैंक के साथ, ठीक है। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो अब्रॉड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के अंदर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, आप हो सकता है लिस्टेड या अनलिस्टेड एंटिटीज के शेयर खरीद लो, ठीक है, उनके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दो, या आप हो सकता है उनके इंप्लॉइज हो तो आपको ईएसओपी की ऑप्शन मिली हो जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं, उसके अंदर आपने पैसा डाल लो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल सकते हो, वेंचर कैपिटल फंड्स के अंदर डाल सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की आपको क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। उसके बाद आप फॉरेन के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर्स भी खुलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी नॉन रेजिडेंट जो कि आपका रिलेटिव है उसको लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये 5 तरीके की हमारे पास कैपिटल ट्रांजेक्शन परमिटेड है जो कि एलआरएस स्कीम के अंदर क्या करी जा सकती है, परफॉर्म करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद द लिमिट ऑफ USD 2,50,000 अंडर द स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स रेमिटेंसेज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली हमने ऊपर जो लिमिट पढ़ी थी उसमें क्या था, 2,50,000 की जो लिमिट है USD वाली, उसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आ जाती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ी दैट वाज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर आती है, लाइक सपोज आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो, गिफ्ट डोनेशन देना चाह रहे हो, आप इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, ऐसे कामों के लिए भी जा रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है वो 2,50,000 क्या करेगी, फिक्स करी गई है, ठीक है। इन केस आप 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई के अप्रूवल के बिना आप 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, हम कुछ पर्पसेस देख रहे हैं कि जो हमने ऊपर अभी लाइक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वाले पर्पस देखे, इन पर्पसेस के केस में कुछ अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं, हम उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले केस आता है प्राइवेट विजिट का। प्राइवेट विजिट्स हम डायरेक्ट जैसे ऊपर पड़ गया एग्जैक्ट सेम है। प्राइवेट विजिट के केस में आप नेपाल या भूटान को छोड़ के किसी और कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हो तो आप अपने ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू क्या कर सकते हो, USD 2,50,000 की रेमिटेंस करवा सकते हैं। उसके अलावा और टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस भी क्या करे जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे, अंडर द एलआरएस लिमिट ही वो क्या आ जाएंगे कि आप ऑल द टूर एक्सपेंसेस को मिला के भी क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 2,50,000 की रेमिटेंस ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट डोनेशन का केस है। गिफ्ट डोनेशन के केस में भी क्या लिमिट है, 2,50,000 आप उतना क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो। आप गिफ्ट किसको दे सकते हो, टू अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया और डोनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया, कि कोई भी पर्सन बाहर है आप उसको गिफ्ट कर सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट कर सकते हो। लाइक सपोज ट्रस्ट है, आप किसी ट्रस्ट फॉरेन ट्रस्ट उसको डोनेट करना चाहते हो, 2,50,000 की आप रेमिटेंस कर सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि एक बंदा सपोज बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो क्या कर सकता है, USD 2,50,000 की ड्रोल कर सकता है। उसके बाद इमिग्रेशन पर्पस के लिए भी क्या करी जा सकती है, विड्रॉ करी जा सकती है। उसके ऊपर भी क्या लिमिट लगती है, USD 2,50,000 की लिमिट लगती है, ठीक है। बट इसके अंदर सपोज अगर एक पर्सन क्या करा, एक पर्सन ना इंडिया का था, ठीक है, ही मूव्स टू कनाडा, ओके, ठीक है, तो उसने जो फर्स्ट रेमिटेंस करवाई दैट वाज फॉर 2,50,000 USD, ठीक है। बट कनाडा इज एक्सपेंसिव प्लेस, तो हो सकता है उसको वहां पे और ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है, तो उसको और ज्यादा अमाउंट की रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है फॉर द मीटिंग ऑफ द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब जो स्टार्टिंग में होने वाले एक्सपेंसेस हैं कि उसको अपनी उस कंट्री के अंदर सेटल होना, उसके लिए उसको रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है। बट ये पैसा उसको अलाउ नहीं करा जाएगा अगर वो पैसा इसलिए यूज करे ताकि वो वहां के पॉइंट्स और क्रेडिट्स ले सके, ताकि वहां की उसको क्या मिल जाए, PR या सिटीजनशिप मिल जाए, तो उस केस में रेमिटेंस अलाउड नहीं होगी। बट अगर वो बंदा अपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए पैसा ड्रॉ करना चाहता है तो वो उसको 2,50,000 से ज्यादा की ड्रॉ करने की परमिशन दे दी जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, कि अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाली हमने पढ़ी थी उसको पैसा रेमिट करना चाहते हो अप टू द 2,50,000 ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, वो भी क्या है हमारे पास अलाउड है, ठीक है। बिजनेस ट्रिप्स के केस में भी 2,50,000 की लिमिट, आप जितनी मर्जी विजिट्स कर लो, टोटल आप पैसा कितना रेमिट करवा सकते हो, 2,50,000 करवा सकते हो, ठीक है। बिजनेस ट्रिप के अंदर क्या क्या आ सकता है, लाइक आपको कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट वहां पे अटेंड करना है, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग अटेंड करनी है, किसी भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है वो किसके अंदर आ जाता है, बिजनेस ट्रिप के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर इफ एन एम्प्लॉय इज बीइंग डेप्यूटेड बाय एन एंटिटी फॉर एनी ऑफ द अबव एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द लेटर, such expenses shall be treated as residual current account transaction outside LRS and may be permitted by the authorized dealer without any limit, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि सपोज अगर एक पर्सन है उसको डेप्यूटेशन पे मतलब टेम्परेरी बेसिस के ऊपर क्या करा, फॉरेन के अंदर उसको भेजा गया, ठीक है, और उसके जो खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, एंटिटी बियर कर रही है। लेटर का मतलब जो बाद में आ रही पार्टी एंटिटी
बियर कर रही है, तो ये खर्चे एलआरएस स्कीम की रेमिटेंस के अंदर नहीं आएंगे, और इस खर्चों की जो रेमिटेंस है वो विदाउट एनी लिमिट ऑथराइजर क्या कर देगा, आपको अलाउ कर देगा। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो लेट सपोज देयर इज एन एम्प्लॉयर, ठीक है, एंड सेकंड इज देयर इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर है हमारे पास एबीसी कंपनी, इसको एबीसी लिमिटेड लिखते हैं, एबीसी लिमिटेड। एम्प्लॉय है वो हमारे पास ए है। ठीक है, इसको हमने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजा। ठीक है, इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी कह रही है कि हम बियर करेंगे। ठीक है, अब ए की जो पर्सनल लिमिट है वो एलआरएस स्कीम के अंदर कितनी है, 2,50,000। तो जो ये एक्सपेंसेस के लिए इसको पैसा मिलेगा वो 2,50,000 वाली अमाउंट के अंदर कंसीडर नहीं करा जाएगा, उसको इससे एक्सक्लूड करके ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये पैरा इस चीज को बारे में बता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, की किसी भी पर्सन के सपोज अब्रॉड के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अब विदाउट एनी एस्टिमेट फ्रॉम द हॉस्पिटल और डॉक्टर क्या कर सकते हो, 2,50,000 की उसको रेमिटेंस कर सकते हो। ठीक है, बट अगर वो बंदा चाहता है कि उसको 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस चाहिए, तो वो क्या करे, अपने हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाए, उसको बोले कि मेरे को एक एस्टिमेट बना के दो कि मेरे को अगर अपना इलाज करवाना है तो कितने पैसे लगने वाले। तो उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे जो बैंक है वो क्या कर सकते हैं, 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉर्मल परमिशन हमारे पास 2,50,000 की है। ठीक है, बट वो पर्सन ने एस्टिमेट बनवाया, और एस्टिमेट में ये आता है कि अगर उस पर्सन को अपना इलाज कराना है तो उसको एटलीस्ट $4 लाख चाहिए। ठीक है, तो अगर एस्टिमेट के बेसिस पे उसको $4 लाख चाहिए, तो बैंक्स को जनरल परमिशन है कि वो $4 लाख रेमिट कर सकते हैं। बट आपको क्या लेनी है, एक एस्टिमेट लेनी है फ्रॉम द डॉक्टर और हॉस्पिटल जिससे भी उसका इलाज चल रहा हो। ठीक है, उसके बाद जो भी अब देखो एक बंदा है वो इलाज कराने जा रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसके साथ एक और पर्सन भी उसके साथ जा रहा हो, वो अकेला इलाज कराने ना जा रहा हो। तो जो पर्सन उसके साथ जा रहा है उसको भी $2,50,000 की एडिशनल रेमिटेंस करने की क्या दी गई है, परमिशन दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट वाज कि फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर स्टडीज अब्रॉड, कि एक इंडियन स्टूडेंट जो बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी स्टडी को परस्यू कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या गाइडलाइंस है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा बाहर स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो 2,50,000 की रेमिटेंस तो उसको अलाउड ही अंडर द एलआरएस स्कीम। उसके अलावा अगर उसकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो हायर एस्टिमेट प्रोवाइड करती है कि 2,50,000 से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उतने पैसे अलाउ करने की आपको क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। बट कंडीशन सेम है कि आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशन जो भी अब्रॉड होगा जिसके अंदर वो बच्चा पढ़ना चाहता है उससे आपको क्या लेना है, एक एस्टिमेट ले लेना। ठीक है, सो दिस वाज कि आप सर्टेन ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग किस किस तरीके से क्या कर सकते हो, रेमिटेंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि जो भी हमने अभी ट्रांजेक्शंस देखी या जो भी हमने रेमिटेंस देखी, इनके अंदर जो भी पैसा की ट्रांजेक्शन करी जाएगी या जो भी रेमिटेंस करी जाएगी, इट शुड बी एज पर द एप्लीकेबल लॉ, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है उसके अंदर जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं, उन एप्लीकेबल रूल्स के अंदर रहते रहते ही हमने क्या करनी है, सारी की सारी रेमिटेंस करनी है। ठीक है, उसके अलावा this scheme can also be used for the outward remittance in the form of demand draft, either in the resident individual's name or in the name of the beneficiary, again the self declaration of the remitter in the format prescribed। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी अभी कि पैसा आपने क्या करना है, अगर फॉरेन स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कह रही है जी हमको ना $2,50,000 ही चाहिए जो आपके एलआरएस वाली लिमिट है। तो जो एडी है वो क्या कर सकता है, या तो स्टूडेंट को 2,50,000 रेमिट कर दे ताकि स्टूडेंट इसको 2,50,000 दे दे, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा सकता है, मतलब जो उसका डायरेक्ट बेनिफिट लेने वाला है, आप डायरेक्ट उसको भी क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो। सो ये ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करी गई है। ठीक है।